Hey guys, myself CS सागर कासट वेलकम यू ऑल टू द गाइड लर्न। बेटा हम डिस्कशन कर रहे थे RTP में 2021 का इन आवर लाइव स्ट्रीम विच वॉज कंडक्टेड अ डे बिफोर एगो and unfortunately I could not schedule the live stream because of some technical issues and जो हमने face किए during our first live stream as well. I'll definitely try to get into live stream mode soon, but अभी के लिए बेटा मुझे लग रहा है कि RTP May 2021 के further parts I'll record and I'll publish this as a YouTube premiere video, जिससे आप बेटा आपके लाइव जैसा ही थोड़ा फील कर पाओगे, बिकॉज I'll be available completely live on chat box जब ये प्रीमियर वीडियो चलेगा। सो जो भी आपको क्वेरीज आएगी यू कैन इमीडिएटली वाइल वॉचिंग दैट सेशन यू कैन ब्रिंग द डाउन टू द चैट बॉक्स, है ना। अगर आप रिकॉर्डेड देखोगे तो कमेंट बॉक्स तो ओपन ही है, बट इसके ऊपर एक जाके मैं रिकमेंडेशन देना चाहूँगा कि अगर आप आपके क्वेरीज रादर देन चैट बॉक्स अगर टेलीग्राम ग्रुप में भेजोगे तो दैट आई विल बी डेफिनेटली एबल टू रिस्पॉन्ड यू ऑल विथ प्रॉपर ऑडियो नोट और एकदम बढ़िया से मैं रिस्पॉन्ड कर पाऊंगा। तो इमीडिएटली अभी जाइए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ पे एक टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, वहाँ पे जाके आप फटाफट क्या करोगे, ज्वाइन कर लोगे एंड यू विल बी गिविंग मी whatever queries you will be having during the session. प्रीमियर देखते समय definitely you will be able to post your query immediately on the group. I'll be responding that at the earliest possible. प्रीमियर के टाइम तो मैं ट्राई करूंगा ही जितने ज़्यादा मैक्सिमम क्वेरीज आपको दे सकूँ, रिस्पॉन्ड कर सकूँ ऑडियो नोट के साथ, बट अगर उसके बाद भी कुछ क्वेरीज बचे तो चैट बॉक्स में रिप्लाई करना बंद होगा वंस दिस प्रीमियर विल एंड अप। बट बेटा आई विल बी रिस्पॉन्डिंग ऑन द टेलीग्राम ग्रुप। मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूँ कि आपने टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना है। इफ़ यू डोंट वांट डेफिनेटली आफ्टर रिजॉल्विंग योर ऑल द क्वेरीज यू कैन लीव दैट ग्रुप एज वेल। मुझे वो नहीं है, बट आई वांट योर ऑल क्वेरीज टू बी रिजॉल्व इन द मोस्ट क्वालिटेटिव मैनर। ठीक है ना बेटा। चलो बेटा हम डिस्कशन कर रहे थे विथ योर RTP में 2021 एंड उसमें हम डिस्कशन कर चुके थे 2 के सिनारियोज, उसके बाद उसके जनरल MCQs, देन हमने डिस्कस कर चुके थे पूरे करेक्ट इनकरेक्ट क्वेश्चन एंड डिस्क्रिप्टिव में से क्वेश्चन नंबर 2A एंड B, ये दोनों क्वेश्चंस हमारे अभी तक डिस्कस हो चुके हैं। इफ यू हैव नॉट इट वॉच दैट वीडियो प्लीज, अगर आप ये प्रीमियर देख रहे हो तो अभी मत देखिए वो, यू कैन वॉच दैट रिमेनिंग क्वेश्चन जो भी हमने फर्स्ट लाइव स्ट्रीम में कंडक्ट किए वो आप बाद में देख सकते हो, बट अगर आप ये रिकॉर्डेड देख रहे हो तो आई विल सजेस्ट कि पहले वो वीडियो देख लो एंड देन गेट इनटू दैट। अदरवाइज वॉट एवर यू वांट टू डिसाइड आप उस हिसाब से कर सकते हो। द सेकंड थिंग, उस लाइव स्ट्रीम में थोड़ा वीडियो का दिक्कत आया था तो आई एम रियली सॉरी फॉर दैट, बट यू विल बी गेटिंग द एक्सपीरियंस बिकॉज ऑडियो तो एकदम परफेक्ट था एंड स्क्रीन भी एकदम परफेक्ट था, थोड़ा वीडियो बस एडजस्ट कर लेना उसमें। चलो गाइज विदाउट टेकिंग टू मच टाइम, अभी बहुत ज्यादा टाइम हो गया, वी विल स्टार्ट इमीडिएटली विद द नेक्स्ट पार्ट ऑफ योर RTP में 2021। उसके पहले बस गाइज प्लीज अगर आपको पसंद आता है कि वॉट एवर आई एम टीचिंग आई एम एबल टू कॉन्ट्रीब्यूट इन योर लाइफ with the technical knowledge, whatever kind of motivation, whatever kind of knowledge and experiences I share with all of you, अगर आपको पसंद आते तो प्लीज़ गाइज लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब भी करना मत भूलिए प्लीज़। दैट मैटर्स अ लॉट बिकॉज दैट गिव्स मी बूस्टर, दैट गिव्स मी एनर्जी टू वर्क हार्ड फॉर ऑल ऑफ यू and to make possible the best of things, best quality things in the world for all of you. चलो गाइस स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 सब क्वेश्चन A, आज का सबसे पहला क्वेश्चन इस पर्टिकुलर सेशन का। बेटा देख लो एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, बट अच्छे से पढ़ना। क्वेश्चन क्या बोल रहा है देखो बेटा, डिस्कस प्री कंडीशंस फॉर एन ऑडिट एज पर एसे 210। सबसे पहले तो बच्चों तो को दिक्कत आती है, एक तो सर ऐसे नंबर दिया नहीं तो रिलेवेंट ऐसे वगैरह बोलते हैं तो रिलेवेंट ऐसे का नंबर याद करना पड़ता है। ऐसे ने मेहरबानी कर दी बेटा, यहाँ पे ऐसे नंबर दे दिया, बट ये दिक्कत उन बच्चों के लिए हो जाएगा जिनको ये ऐसे नंबर का नाम ही याद नहीं आता है, बट वो भी सर दिक्कत नहीं होगा अगर आपने अच्छे से पढ़ाई की है। बेटा ध्यान दे दो, ऐसे 210 बात करता है विथ रिस्पेक्ट टू एग्री टू द टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट। क्या बोला मैंने, एग्री टू द टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट, मतलब सर एंगेजमेंट लेटर के बारे में बात किया जाता है। एक्सप्लेन हाउ वुड एन ऑडिटर प्रोसीड टू एस्टैब्लिश द प्रेजेंस ऑफ प्री कंडीशंस फॉर एन ऑडिट। तो सबसे पहले बच्चों को ये पता होना चाहिए कि कौन से प्री कंडीशंस होते हैं ऑडिट के, एंड सर ऑडिटर वो प्री कंडीशंस एग्जिस्ट है या नहीं है ये चेक करने के लिए हाउ ऑडिटर प्रोसीड टू एस्टैब्लिश दैट। क्लियर विद दिस। तो सबसे पहले बेटा
मैं आपको आईसीआई के आंसर्स भी दिखाऊंगा, सो डोंट वरी अबाउट इट एट ऑल, क्लियर विद दिस। बट हम एक शॉर्ट में डिस्कशन करेंगे, देन वी विल मूव टू द आईसीआई आंसर, तो आपको एक थोड़ा अंडरस्टैंडिंग हो जाएगा कि उस आंसर में क्रक्स पार्ट क्या है, उसके बाद में विल मूव ऑफ टू द आईसीआई आंसर जहां पर भी मैक्सिमम रिक्वायरमेंट रहेगा, ठीक है ना। सो डोंट वरी अबाउट इट एट ऑल, आपके आईसीआई के आंसर भी एकदम परफेक्टली कवर हो जाएंगे। चलो बेटा, सबसे पहले ऐसे 210 एग्री टू द टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट बात करता है कि भाई जब भी मैं कोई ऑडिट एंगेजमेंट एक्सेप्ट करना चाहता हूं तो तब सर मैं एंगेजमेंट लेटर साइन करा के लूंगा मेरे क्लाइंट से, मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी से, सही है। अभी जब मैं एंगेजमेंट लेटर साइन करा के लूंगा तो वो एंगेजमेंट लेटर में मैं कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस डालूंगा सर। सबसे पहली चीज तो सर जो भी फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क एंटिटी को एप्लीकेबल होता है वो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क के हिसाब से मैनेजमेंट ने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने चाहिए, ये मुझे चेक करना काफी ज्यादा जरूरी है, बिकॉज द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रिपेयर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट लाइज विथ हुम। बेटा मुझे बताओगे, फटाफट बताओगे, जो छोटे छोटे आंसर रहेंगे वो आप कहाँ पे आंसर करोगे, चैट बॉक्स में। अगर कुछ बड़ी क्वेरी है तो आप कहाँ पे आंसर करोगे, मेरे टेलीग्राम ग्रुप में। कहाँ पे पूछोगे, टेलीग्राम ग्रुप में, क्लियर विद दिस। चलो बेटा मुझे फटाफट बताओगे जो भी सर मैनेजमेंट का रिस्पॉन्सिबिलिटी है, किसका रिस्पॉन्सिबिलिटी है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को बनाना, सर मैनेजमेंट का रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अभी सर मैनेजमेंट के और क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज आते हैं, तो मैनेजमेंट का रिस्पॉन्सिबिलिटी का एक पैराग्राफ आता है, किधर किधर आता है सर, दो जगह पे आता है। एक सर एंगेजमेंट लेटर, सेकंड कहाँ पे आता है बेटा मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी का पैरा, ऑडिट रिपोर्ट में। सर क्या बोला मैंने, ऑडिट रिपोर्ट में। सर अभी के लिए तो रिलेवेंस है अपने को क्या, एंगेजमेंट लेटर का। सो एंगेजमेंट लेटर में जब भी मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी का पैराग्राफ में क्या क्या इंक्लूड करते हैं बच्चा, सबसे पहली चीज हम इंक्लूड करते हैं कि इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैनेजमेंट to prepare and present the financial statements according to the applicable financial reporting framework। सही बात है। सेकेंड रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन सा आता है, इंटरनल कंट्रोल्स को डिजाइन करना एंड इंप्लीमेंट करना इन द ऑर्गेनाइजेशन, क्लियर विद दिस, ये भी मैनेजमेंट का रिस्पॉन्सिबिलिटी है। एंड द थर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रोवाइड द ऑडिटर, क्या बेटा, टू प्रोवाइड द ऑडिटर, क्या प्रोवाइड करना है सर, ऑडिटर को एक्सेस प्रोवाइड करना है। किस बात का एक्सेस सर, एक्सेस टू द रिकॉर्ड्स, जो भी डॉक्यूमेंट्स है, जो भी रिकॉर्ड्स है कंपनी के ट्रांजैक्शंस के, उन सबको सर ऑडिटर को एक्सेस प्रोवाइड करने का जरूरत है, बिकॉज तभी ऑडिटर ऑडिट कर पाएगा। क्या बोला मैंने, तभी ऑडिटर ऑडिट कर पाएगा, सिंपल सी बात है। सेकंड सर इसके बाद में इसी में सर नेक्स्ट पॉइंट आता है कि ऑडिटर को प्रोवाइड करना है एक्सेस टू द एम्प्लॉइज। क्यों सर, जो कंपनी में एम्प्लॉइज है, अगर ऑडिटर को सर कोई क्वेश्चंस पूछने हैं, अगर कोई इंफॉर्मेशन चाहिए, अगर कोई डिस्कशन करना है फॉर द पर्पज ऑफ ऑडिट, तो देन ऑडिटर शुड हैव द अनरेस्ट्रिक्टेड एक्सेस, क्या बोले, अनरेस्ट्रिक्टेड एक्सेस टू द एम्प्लॉइज विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, एंड ऑडिटर हैज टू गेट all the information required from the management for the purpose of audit and whatever additional information whenever it will be required for the purpose of audit, clear with this। These are what sir auditor has to ensure, ये सब चीजें सर ऑडिट में इंश्योर होनी चाहिए, ये सब चीजें इंक्लूड होनी चाहिए इन द एंगेजमेंट लेटर विच हैज टू बी साइंड बाय द मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी, क्लियर विद द क्वेश्चन आंसर, एकदम परफेक्ट है बेटा। चलो फटाफट मूव करेंगे आईसीआई के आंसर पे एंड यू विल बी वेरी मच क्लियर विद दैट। देख लो कैसे आंसर लिखोगे, जहाँ पे जैसे यहाँ पे दिया हुआ है एग्जैक्टली सर वैसे ही हम फॉलो करेंगे, बिकॉज हमें मार्क्स भी चाहिए ना सर, नॉलेज तो है, अंडरस्टैंडिंग तो आ जाएगा आपके सेशन से, बट मार्क्स का क्या करें, तो मार्क्स के लिए मैं दिखा रहा हूँ ना, क्यों टेंशन लेते हो। देखो बेटा एज पर एसे 210 एग्रीइंग द टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट, जब भी सर एसे का नाम लिखेंगे क्या करेंगे बेटा, नंबर होने के बाद वी हैव टू पुट अ कॉमा, यहाँ पे कॉमा नहीं दिया है, यू कैन पुट अ कॉमा एंड देन डबल इन्वर्टेड कॉमा में आप नाम लिखोगे। क्या बोला मैंने, डबल इन्वर्टेड कॉमा में नाम लिखोगे। और एक सेकंड थिंग, अगर आपको ऐसे का प्रॉपर नाम याद नहीं है, तो जैसे कि आपको यहाँ पे पता है कि सर एग्जैक्टली मुझे नाम याद नहीं है 210 का, बट आई नो कि 210 बात करता है प्रोविजंस प्रिंसिपल्स विद रिस्पेक्ट टू ऑडिट एंगेजमेंट लेटर या प्रिंसिपल्स विद रिस्पेक्ट टू टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट, तो आप क्या लिखोगे कि एज पर ऐसे 210 विच डील्स विथ प्रिंसिपल्स रिगार्डिंग द टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट और प्रिंसिपल्स रिगार्डिंग द एंगेजमेंट लेटर, सही है, क्लियर विद दिस। जब नाम अच्छे से याद है, डबल इन्वर्टेड कॉमा में आप नाम लिखोगे, देन यू विल पुट अगेन अ कॉमा एंड देन यू विल स्टार्ट विद द नेक्स्ट पार्ट ऑफ योर आंसर। एकदम परफेक्ट ट्रिक याद रखना, एकदम परफेक्ट प्रेजेंटेशन के लिए ये बहुत सारी चीजें छोटी छोटी इंपॉर्टेंट रहती है। चलो बेटा एज पर ऐसे 210 एग्रीइंग द टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट्स, प्री कंडीशंस फॉर एन ऑडिट, क्या होता है सर प्री कंडीशंस, यूज्ड बाय मैनेजमेंट ऑफ एन एक्सेप्टेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क, ये सबसे पहला पॉइंट।
Then in the preparation of financial statements, an agreement of the management where appropriate TCWG to the premise on which audit is conducted, कि भाई मैनेजमेंट ने और सर जहां पर भी जरूरत है दोज चार्ज विद गवर्नेंस ने TCWG ने सर एग्री करना चाहिए कि जिन जिन टर्म्स एंड कंडीशंस पे सर ऑडिट कंडक्ट हो रहा है। जब भी सर ऑडिटर को ये इस्टेब्लिश करना है कि ये प्री कंडीशंस फॉलो हो रहे हैं या नहीं हो रहे, तो ऑडिटर क्या चेक करेगा? सबसे पहले जो FRF है वो एक्सेप्टेबल है क्या, मतलब सर जो FRF एप्लीकेबल होता है वही उन्होंने फॉलो किया है क्या, या कोई और कर दिया। AS एप्लीकेबल था, इंडेस कर दिया, इंडेस वॉलंटरी कर सकते हैं, एब्सोल्युटली यस। एक बार इंडेस कर दिया तो इंडेस ही करना पड़ेगा, यस। बट सर इंडेस एप्लीकेबल था बट AS से कर रहे हैं, सर नहीं चलेगा। नेक्स्ट, ऑब्टेन द एग्रीमेंट ऑफ मैनेजमेंट, एग्रीमेंट लेना है मैनेजमेंट से that it acknowledges and understands its responsibility। एग्रीमेंट लेना मतलब क्या? एंगेजमेंट लेटर साइन करा के लेना। उसमें क्या रहेगा कि वो एक्सेप्ट करते हैं, एक्नॉलेज करते हैं कि उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। किस किस बात की सर? प्रिपेयर करेंगे FS को इन अकॉर्डेंस विद एप्लीकेबल FRF। सेकेंड सर, इंटरनल कंट्रोल्स को सर डिजाइन करेंगे एंड इम्प्लीमेंट करेंगे इन द ऑर्गेनाइजेशन। एंड थर्ड सर, ऑडिटर को प्रोवाइड करेंगे किस बात का सर? क्या क्या प्रोवाइड करेंगे? एक्सेस टू ऑल द इंफॉर्मेशन, जैसे कि सर रिकॉर्ड्स, डॉक्यूमेंटेशन, अदर मैटर्स। सेकेंड थिंग सर, एडिशनल इन्फॉर्मेशन, अगर ऑडिटर को कुछ लगता है तो वो रिक्वेस्ट करेगा मैनेजमेंट से, दे हैव टू प्रोवाइड दैट। एंड नेक्स्ट थिंग सर, अनरेस्ट्रिक्टेड एक्सेस टू द पर्सन्स विद इन द एंटिटी, जिससे भी सर ऑडिटर को कुछ इन्फॉर्मेशन या ऑडिट एविडेंस चाहिए फॉर द पर्पज ऑफ ऑडिट। क्लियर विद दिस? क्लियर विद दिस क्वेश्चन बेटा? एकदम फटाफट मुझे चैट बॉक्स में बताओगे क्लियर हो क्या? यस और नो? यस मुझे सबसे मिलना चाहिए, है ना? अगर नहीं हो तो फटाफट जो भी क्वेरी है मुझे टेलीग्राम ग्रुप में पेस्ट कर दोगे, कॉपी कर दोगे, कॉपी करके व्हाटएवर टेलीग्राम ग्रुप में मुझे बता दोगे। एकदम परफेक्ट। चलो बेटा मूव करें क्या नेक्स्ट क्वेश्चन पे? देखो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है आपके साथ, क्वेश्चन नंबर 3, सब क्वेश्चन बी। अच्छा क्वेश्चन है, समझ के लेना फिर आंसर देना। थ्रू इट्स पॉलिसी एंड प्रोसीजर्स, किसके पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स? आगे लिखा है देखो। थ्रू इट्स पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स द फर्म सिक्स टू एस्टैब्लिश, क्या बोले? द फर्म सिक टू एस्टैब्लिश कंसिस्टेंसी इन द क्वालिटी ऑफ एंगेजमेंट परफॉर्मेंस, कि भाई वो क्वालिटी ऑफ एंगेजमेंट परफॉर्मेंस में कंसिस्टेंसी मेंटेन करने के लिए, क्या किस बात का कंसिस्टेंसी? कि एंगेजमेंट परफॉर्मेंस में क्वालिटी का कंसिस्टेंसी मेंटेन करने के लिए फर्म ने कुछ पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स एस्टैब्लिश करने चाहिए थे, है ना, करने पड़ते हैं। दिस इज ऑफन अकम्प्लिश्ड, ये कैसे सर ऑब्जेक्टिव अचीव किया जाता है? थ्रू रिटर्न और इलेक्ट्रॉनिक मैनुअल्स, कुछ मैनुअल्स रहेंगे फर्म के। किस फर्म की बात हो रही सर? ये CA फर्म की बात हो रही। सॉफ्टवेयर टूल्स और अदर फॉर्म्स ऑफ स्टैंडर्डाइज्ड डॉक्यूमेंटेशन एंड इंडस्ट्री और सब्जेक्ट मैटर स्पेसिफिक गाइडेंस मटेरियल्स भी सर होते हैं। एक्सप्लेन द मैटर्स टू बी एड्रेस्ड इन दिस कंटेक्स्ट। प्लीज अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन। क्या बोल रहा है कि भाई जब भी कोई, सबसे पहले SQC 1 की बात आएगी। SQC 1 क्या है सर? क्वालिटी कंट्रोल पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स रिक्वायर्ड होते हैं टू बी मेंटेन बाय एवरी CA फर्म बाय, एंड ये रिस्पॉन्सिबिलिटी किसका होता है? CA फर्म के पार्टनर्स का। क्लियर विद दिस? SA 220 एंगेजमेंट लेवल पे जो भी पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स चाहिए, दैट हैज टू बी, क्वालिटी कंट्रोल्स हैज टू बी मेंटेन बाय whom? एंगेजमेंट पार्टनर। रिस्पॉन्सिबिलिटी अकॉर्डिंग टू SA 220। अभी मुझे बताओ, जब भी कोई CA फर्म के पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स रहेंगे बेटा, ओके, सो वो किस किस थ्रू से रहेंगे, ऐसी क्या क्या चीज़ें रहेंगी जो सर इस पर्टिकुलर इसमें इंक्लूड होनी चाहिए? व्हाट आर द मैटर्स? क्वेश्चन क्या बोलता है? एक्सप्लेन द मैटर्स टू बी इंक्लूडेड इन दिस कॉन्टेक्स्ट। मतलब सर जो मैनुअल्स रहेंगे, इलेक्ट्रॉनिक रहने दो, मैनुअल रहने दो, कुछ फर्क नहीं पड़ता, जो मैटर्स रहेंगे वो मैटर्स उसमें इंक्लूड किए रहेंगे। सॉफ्टवेयर टूल्स के थ्रू, क्या सर? सॉफ्टवेयर टूल्स के थ्रू ये चीज़ें मेंटेन की जाती है। मतलब सर क्यों मेंटेन कर रहे हैं? कि क्वालिटी कंट्रोल, सर स्टैंडर्डाइजेशन आना चाहिए। सिंपल सी बात है, मैं एग्जांपल दूंगा डिलॉयट का। लेट्स से डिलॉयट में कोई स्टैंडर्डाइजेशन आना है तो उन्होंने क्या किया? लेट्स से फिजिकल वेरिफिकेशन कर रहे हैं, एक मोबाइल ऐप बनाया है, मोबाइल ऐप के थ्रू सर सब चीज़ें करोगे, जो भी कोई फिजिकल वेरिफिकेशन का प्रोसीजर करेगा सर ऑडिट में, तो एवरी क्लाइंट के एंगेजमेंट के लिए फिजिकल वेरिफिकेशन विल बी परफॉर्म थ्रू दैट स्टैंडर्डाइज्ड टूल सॉफ्टवेयर, है ना। कि अभी क्या होगा, जो भी सर उसमें से आउटपुट मिलेगा, दैट आउटपुट विल बी द सेम स्टैंडर्डाइज्ड। मैं डेटा नहीं बोल रहा हूँ, मैं आउटपुट का फॉर्मेट बोल रहा हूँ, दैट विल बी स्टैंडर्डाइज्ड फॉर एवरी क्लाइंट एट द फर्म लेवल। नाउ दिस विल हेल्प ऑर्गेनाइजेशन to maintain audit documentation in a proper way, standardized way, and that will be very much important for the purpose of growth of that particular firm.
एंड सर इसी के साथ काफ़ी सारी और चीज़ें रहती है जो पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स होनी चाहिए, जो कुछ स्पेसिफिक ऑडिट प्रोसीजर्स है। तो वो बोल रहे कि ऐसे कौन से मैटर्स है जो इसमें एड्रेस करने चाहिए। वन एग्जाम्पल आई ऑलरेडी टोल्ड यू विथ रिस्पेक्ट टू सॉफ्टवेयर, है ना। सेकेंड चीज़ मैं बोलना चाहता हूँ कि सिंपल सी बात है बेटा, ऐसी कोई प्रोसीजर्स कि जहाँ पे सर स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग को फॉलो करना पड़ता है ना। तो स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग कंप्लाई करना जरूरी है ना हर केस में। तो टू कंप्लाई द स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग द फर्म शुड एस्टैब्लिश सर्टेन प्रोसीजर्स। तो प्रोसीजर्स फॉर द कंप्लायंस ऑफ व्हाट स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग एंगेजमेंट स्टैंडर्ड्स एज एप्लीकेबल इन दैट रिस्पेक्टिव एंगेजमेंट। नेक्स्ट चीज आता है बेटा कि उस एंगेजमेंट में जो भी सर हायर अथॉरिटी पे रहेंगे, मतलब हायर हायरार्की पे रहेंगे, दैट पर्सन शुड सुपरवाइज दैट एंगेजमेंट। मतलब सर मैनेजर है ऑडिट के, या पार्टनर है, या डायरेक्टर है, वॉट एवर द हायरार्की ऑफ दैट सीए फर्म, they will be supervising. So there should be certain procedures for the purpose of supervision of that particular engagement. So ये भी सर फर्म लेवल पे स्टैंडर्डाइज पॉलिसीज प्रोसीजर्स होने चाहिए। सर उसके बाद फर्म में कोई भी ऑडिट होगा तो दैट ऑडिट का रिव्यू का प्रोसीजर्स, मैकेनिज्म, टाइमिंग दैट हैज़ टू बी सर अप्रोप्रिएट। मतलब ये सर पहले ही डिसाइड होना चाहिए कि ये इतने दिन में रिव्यू होना चाहिए, ये इतने दिन में सर ये कंप्लीट होना चाहिए। सो देयर शुड बी सर्टेन पॉलिसीज। जैसे कि मैंने, अगर आपने मेरा बैच किया होगा सीए इंटर ऑडिट का, वेदर ऑन अनअकैडमी प्लेटफॉर्म और अदरवाइज, तो बेटा आपने मेरे से एक चीज़ तो सुनी रहेगी, जब मैं असेंबली ऑफ फाइनल ऑडिट फाइल पढ़ाता हूँ तो असेंबली ऑफ फाइनल ऑडिट फाइल में आपको यूजुअली जो पीरियड दिया जाता है, दैट पीरियड ऑफ असेंबली ऑफ फाइनल ऑडिट फाइल इज नॉट फाइनल। वो बोलता है SQC 1 मैक्सिमम 60 दिन देगा, बट भाई फर्म का कुछ अलग पीरियड भी हो सकता है। जैसे कि मैंने एग्जांपल दिया था, बिग फोर में लेट्स से 30 दिन का कुछ पीरियड है या 15 दिन का कुछ पीरियड है। नाउ इट इज देयर फर्म का पॉलिसी प्रोसीजर कि भाई 15 दिन में असेंबली ऑफ फाइनल ऑडिट फाइल कंप्लीट होना चाहिए, मतलब चाहिए भाई। तो that is what the internal control of what CA firm, that is what the quality control policy procedure of what CA firm. Now that has to be complied. Now that has to be complied. This is what the responsibility of partner. This is what the responsibility of the person who is selling that engagement. Clear with this? So there has to be policies and procedures, and इसका सर रिव्यू मैकेनिज्म होने दो, या जो भी फॉलोअर्स का मैकेनिज्म होने दो, कंप्लायंस का मैकेनिज्म होने दो, इसका प्रॉपर प्रोसीजर्स होना जरूरी है। दिस इज व्हाट इट विल बी इंक्लूडेड ओवर देयर। उसके बाद में देर हैज़ टू बी सर्टन अप्रोप्रिएट डॉक्यूमेंटेशन के स्टैंडर्ड्स कि भाई ये फाइल, ये जो भी प्रोसीजर्स करेंगे इसे ही डॉक्यूमेंट करना है। सो कुछ स्टैंडर्डाइज टेम्पलेट्स है। सो दिस इज व्हाट अगेन विल बी इंक्लूडेड इन दिस मैटर्स। एंड द लास्ट थिंग, ये जो भी पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स हो रहे हैं दैट हैज़ टू बी अपडेटेड ऑन पीरियोडिक बेसिस। क्यों भाई, जो भी करंट थीम चल रहा है तो करंट पीरियड से वो मैच होना चाहिए। सो दैट्स वाई मेक इट करंट अच्छे से सर उसको पीरियोडिक अपडेशन करते जाओ, है ना। सो दिस इज व्हाट योर आंसर फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। बेटा फटाफट ICAI के RTP आंसर्स के थ्रू, सजेस्टेड के थ्रू चेक कर लेते हैं। देखो बेटा क्या बोलता है सजेस्टेड आंसर, द फर्म शुड एस्टैब्लिश पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स डिजाइन्ड टू प्रोवाइड इट विद द रीजनेबल एश्योरेंस that engagements are performed in accordance with the professional standards and regulatory and legal requirements. Clear with this? सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जब एश्योरेंस का वर्ड यूज करोगे तो यू हैव टू राइट व्हाट बेटा, रीजनेबल एश्योरेंस, नॉट एट ऑल एब्सोल्यूट एश्योरेंस। क्लियर विद दिस? रीजनेबल एश्योरेंस। नाउ रीजनेबल एश्योरेंस लेंगे कैसा कि सर एंगेजमेंट ये परफॉर्म किए जाते हैं अकॉर्डिंग टू प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स एंड लीगल रिक्वायरमेंट्स, एंड द फर्म एंड द एंगेजमेंट पार्टनर इशूज रिपोर्ट्स दैट आर अप्रोप्रिएट इन द सर्कमस्टेंसेस। कि ऐसा रिपोर्ट इशू करते हैं कि जो उस सर्कमस्टेंस में अप्रोप्रिएट होता है सर, वही रिपोर्ट इशू करते हैं। ये इंश्योर करना जरूरी है। थ्रू इट्स पॉलिसी प्रोसीजर, अगेन सर क्वेश्चन का ही पार्ट उन्होंने कॉपी पेस्ट कर दिया। ये काफ़ी सर ऐसा ही होता है, आपने देखा है। सजेस्टेड आंसर रहने दो, कुछ भी रहने दो, ICAI के मटेरियल में ऐसा ही होता है। एंड दिस हैज़ टू बी देयर, आपने भी ऐसा ही फॉलो करना है। अभी कौन से मैटर्स एड्रेस करते हैं, इंक्लूड द फॉलोइंग। फर्स्ट, जैसे हमने बात कर दी, सब यही मैं बातें करता हूँ, यही सर हम आगे भी कवर करते रहेंगे। देख लो, सबसे पहली चीज़, हाउ एंगेजमेंट टीम्स आर ब्रीफ्ड ऑन द एंगेजमेंट टू ऑब्टेन एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ देयर वर्क। ये सिंपल सी बात है कि भाई जब भी एंगेजमेंट स्टार्ट करना है तो वो एंगेजमेंट में सर अंडरस्टैंडिंग जो लेना है क्लाइंट का, एंगेजमेंट का, वो ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द वर्क, ये सब क्लियर होने चाहिए पूरे एंगेजमेंट टीम को। सो उनको सर कैसे ब्रीफ करते हैं, इसके रिगार्डिंग भी कुछ पॉलिसी प्रोसीजर होना चाहिए। नेक्स्ट थिंग, प्रोसेस फॉर कंप्लाइंग विद द एप्लीकेबल एंगेजमेंट स्टैंडर्ड्स, की जो भी सर एंगेजमेंट के स्टैंडर्ड्स एप्लीकेबल है उनको कंप्लायंस होने का प्रोसीजर। देन प्रोसेसेस फॉर एंगेजमेंट सुपरविजन, स्टाफ ट्रेनिंग एंड कोचिंग।
तो सर जैसे कि आपने सुना रहेगा बेटा, कभी आपके कुछ सीनियर्स रहेंगे जो आर्टिकलशिप कर रहे हैं, है ना, या जो कुछ फर्म्स में क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट्स है, तो आस्क देम, जो बिग फोर में उनको पूछो कि भाई तुम्हारा ट्रेनिंग्स होते हैं क्या? एब्सोल्युटली यस बोलेंगे। कोई भी सर ऐसा बड़ा फर्म है जहाँ पे मेजरली जगह पे कि थर्ड सैटरडे पे या कुछ ट्रेनिंग रहेंगे या कुछ सेशंस रहेंगे। सो दैट्स व्हाट ऑल अबाउट कि सीए फर्म इज रिक्वायर्ड टू एस्टैब्लिश सच पॉलिसीज प्रोसीजर्स कि भाई आप स्टाफ के ट्रेनिंग के लिए कुछ काम करो, उनको कोच करो, उनको गाइड करो, है ना। आफ्टर दैट सर उनको सुपरविजन करने के लिए का प्रोसीजर्स। देन सर नेक्स्ट आता है मेथड्स ऑफ रिव्यूइंग द वर्क परफॉर्म, द सिग्निफिकेंट जजमेंट्स मेड एंड द फॉर्म ऑफ रिपोर्ट बीइंग इशूड, कि भाई जो भी रिव्यू होता है उसका मेथड्स कैसा है, कैसे रिव्यू करेंगे, है ना। सो वो सब चीज़ें सर, जैसे सिग्निफिकेंट जजमेंट्स अचीव किए जाते हैं उसके बेसिस पे सर जो फॉर्म ऑफ रिपोर्ट दिया जाता है, सो इनके लिए कुछ प्रोसीजर्स, मेथड्स, मेथोडोलॉजीज सर ये भी सर आपके फॉर्म के पॉलिसी प्रोसीजर में आना चाहिए। नेक्स्ट सर अप्रोप्रिएट डॉक्यूमेंटेशन ऑफ द वर्क परफॉर्म, बेटा देख लो क्या बोलता है, एंड ऑफ द टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ रिव्यू, ये भी इंपॉर्टेंट चीज़ है। एंड द लास्ट पॉइंट प्रोसेसेस टू कीप ऑल पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स करंट, कि सर इनको अपडेशन करो, इनको करंट रखो सर, इसमें कुछ चेंजेस रिक्वायर्ड है तो चेंजेस फॉलो कीजिए। क्लियर विद दिस क्वेश्चन? इसे अपना चैप्टर नंबर 1 के सभी क्वेश्चंस क्लियर हो जाते हैं। अराउंड 4 क्वेश्चंस थे बेटा, ये चारों क्वेश्चंस अपने क्लियर हो गए विद चैप्टर नंबर 1। आर यू गाइस देयर विद मी? एकदम बढ़िया से बेटा, एकदम कॉन्फिडेंट के हिसाब से, एकदम कॉन्फिडेंस के साथ मेरे साथ होना, चलो, है ना। चलो बेटा, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे विथ योर चैप्टर नंबर 2 दैट डील्स विद ऑडिट स्ट्रेटेजी, ऑडिट प्लानिंग एंड ऑडिट प्रोग्राम। सबसे पहली चीज आपको तीनों में डिफरेंस पता होना चाहिए। ऑडिट स्ट्रेटेजी, ओवरऑल अप्रोच, उसमें 3 वर्ड्स कौन से याद रखते हो? स्कोप, टाइमिंग एंड डायरेक्शन ऑफ एन ऑडिट, वो डिटरमाइन करता है कौन? ऑडिट स्ट्रेटेजी। ऑडिट प्लानिंग सर ये एक डिटेल्ड लेवल है, पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज ऑडिट स्ट्रेटेजी एंड ऑडिट प्लानिंग बोथ आर इंटरडिपेंडेंट। क्या बोला मैंने? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, अच्छे से याद रखना। मैंने बोला ना ये सेशन जो भी मैं कंडक्ट कर रहा हूँ दीज आर नॉट ओनली विथ रिस्पेक्ट टू आरटीपी, तो अपना 3-4 घंटे में पूरा आरटीपी खत्म हो जाएगा। बट व्हाट आई वांट टू कवर नॉट जस्ट द आरटीपी क्वेश्चंस यार, उसके आजू बाजू में आने वाले कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स को भी मैं कवर करूंगा जो मोस्ट प्रोबेबल है कि एग्जामिनेशन में आपको हेल्प करेंगे। क्लियर विद दिस? तो ऑडिट स्ट्रेटेजी तो मैंने बोल दिया कि ओवरऑल अप्रोच है जो स्कोप, टाइमिंग एंड डायरेक्शन ऑफ एन ऑडिट डिटरमाइन करेगा। स्टेडी स्कोप, टाइमिंग, डायरेक्शन। बट ऑडिट प्लानिंग बोलूंगा तो दैट इज डिटेल्ड लेवल ऑफ व्हाट योर स्ट्रेटेजी विच विल हेल्प यू टू डिटरमाइन द नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ ऑडिट प्रोसीजर। तो शॉर्टकट क्या बेटा? NTE ऑफ ऑडिट प्रोसीजर, नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ ऑडिट प्रोसीजर। स्ट्रेटेजी, STD एंड प्लानिंग इज व्हाट योर NTE। नेक्स्ट पॉइंट सर, ऑडिट प्लानिंग डिस्कस कौन करता है? ऐसे 300। कौन सा ऐसे बेटा? 300। कौन सा ऐसे बेटा? 300। परफेक्ट। उसके बाद आता है सर ऑडिट प्रोग्राम, दैट इज द डिटेल्ड डॉक्यूमेंटेशन ऑफ व्हाट प्रोसीजर्स वी आर प्लानिंग टू परफॉर्म विद रिस्पेक्ट टू सर्टेन एरियाज। तो जो भी एरियाज का ऑडिट करेंगे सर, उस एरिया में कौन से ऑडिट प्रोसीजर्स करेंगे उसका सर लिस्टिंग रहता है, दैट इज योर ऑडिट प्रोग्राम। क्लियर विद दिस? आगे बढ़ेंगे विद द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम दिस पर्टिकुलर चैप्टर ऑफ योर आरटीपी, दैट इज क्वेश्चन नंबर 4A। अच्छे से पढ़ना बेटा, एकदम से बढ़िया क्वेश्चन है। देखो क्या बात करता है, इजी क्वेश्चन है। विदाउट एडिक्वेट नॉलेज ऑफ क्लाइंट बिजनेस, कि भैया क्लाइंट के बिजनेस का एक पूरे सा नॉलेज, एडिक्वेट नॉलेज हुए बिना अ प्रॉपर ऑडिट इज नॉट पॉसिबल। एब्सोल्युटली सर, क्लाइंट का नॉलेज नहीं है, कैसे ऑडिट करना? इट्स वन ऑफ द इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल इन डेवलपिंग एन ओवरऑल ऑडिट प्लान, कि भैया जब भी पूरा ऑडिट प्लान बनाओगे तो आपको क्लाइंट की बिजनेस का नॉलेज होना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट एलिमेंट है। एक्सप्लेन इन कॉन्टेक्स्ट, प्लीज अंडरस्टैंड क्या बोल रहे हैं। एक्सप्लेन इन कॉन्टेक्स्ट विथ रिलेवेंट स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग। कौन सा रिलेवेंट स्टैंडर्ड है? 2 स्टैंडर्ड आएंगे यहाँ पे। कौन से 2 स्टैंडर्ड आएंगे बताऊंगा, जस्ट वेट करना एंड वॉच करना। एक्सप्लेन इन कॉन्टेक्स्ट विथ रिलेवेंट एसे नॉलेज टू बी ऑब्टेन्ड बाय द ऑडिटर इन एस्टैब्लिशिंग ओवरऑल प्लान, कि सर जब भी ऑडिटर एक ओवरऑल प्लान को एस्टैब्लिश करेगा, बनाएगा, तो इसे कौन से सर क्या नॉलेज उन्होंने ऑब्टेन करना चाहिए वो हमें बताओ रिलेवेंट स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग के हिसाब से। प्लानिंग एंड सॉरी ऑल्सो एक्सप्लेन हाउ सच एन अंडरस्टैंडिंग वुड बी हेल्पफुल टू द ऑडिटर। ये अंडरस्टैंडिंग जो लेगा भाई नॉलेज ऑफ क्लाइंट बिजनेस का, ये ऑडिटर को कैसे हेल्पफुल रहेगा, ये भी सर हमें एक्सप्लेन कीजिए। सो 2 चीजें पूछिए बेटा आपने यहाँ पे क्वेश्चन में, क्या क्या 2 चीजें पूछिए एकदम अच्छे से आपने ध्यान रखना है। सबसे पहली चीज आपको पूछिए कि एक्सप्लेन इन द कॉन्टेक्स्ट विद रिलेवेंट स्टैंडर्ड नॉलेज टू बी ऑब्टेन बाय द ऑडिटर इन एस्टैब्लिशिंग ओवरऑल प्लान, ये एक्सप्लेन करना है क्या क्या नॉलेज ऑब्टेन करना पड़ता है। एंड सेकेंड थिंग बच्चा आपको पूछ रहा है कि ऑल्सो एक्सप्लेन हाउ
सच एन अंडरस्टैंडिंग विल बी हेल्पफुल टू द ऑडिटर। तो सबसे पहले आपने ध्यान क्या देना है बेटा कि कौन से स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग इसके रिगार्डिंग बातें करते हैं। सर जब मैं ऑडिट प्लानिंग बोलता हूँ बेटा तो एकदम फटाफट हमें क्रक्स पार्ट इसमें से डिस्कस कर लेंगे एंड देन वी विल मूव टू आईसीआई का आंसर। अच्छे से ध्यान देके सुन लो क्या बोल रहा हूँ मैं। सबसे पहली चीज, ऑडिट प्लानिंग कौन सा स्टैंडर्ड डिस्कस करता है बेटा, फटाफट मुझे चैट बॉक्स में बताओगे। एसए 300। क्या सर एसए 300? मुझे बताना ये ऑडिट प्लानिंग में व्हाट वी मेजरली परफॉर्म, हम क्या परफॉर्म करते हैं बेटा। We perform risk assessment procedure. Are you guys clear with this? One of the part of your audit planning section that is majorly your risk assessment procedure कि भाई engagement में क्या क्या रिस्क है वो आइडेंटिफाई करो, उसको अंडरस्टैंड करो, असेस करो। दैट इज व्हाट योर रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर का आउटपुट। क्लियर विद दिस? अरे बोलो मुझे। यस सर, अभी रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स परफॉर्म करेंगे सर, उसके पहले हमें कुछ अंडरस्टैंडिंग करना पड़ेगा। अभी ये रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स कौन से ऐसे के हिसाब से हम परफॉर्म करते हैं, प्लीज लेट मी नो गाइस। दो स्टैंडर्ड्स है जो रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स के रिगार्डिंग बातें करेंगे। सो सबसे पहला है एसए 315। ये मैंने बात कर ली थी लास्ट लाइव स्ट्रीम में भी। क्लियर विद दिस? वेरी फर्स्ट पार्ट ऑफ डिस्कशन ऑफ आरटीपी। क्या बोल रहा था मैंने? इसे 315 है जो बात करेगा आइडेंटिफाई एंड असेस द रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट। प्लीज लेट मी नो गाइस। वेरी फर्स्ट थिंग 315 बात करेगा आइडेंटिफाई एंड असेस द रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट बाय अंडरस्टैंडिंग द एंटिटी एंड इट्स एनवायरनमेंट। कि भाई एंटिटी को अंडरस्टैंड करो, एनवायरनमेंट को अंडरस्टैंड करो एंड आइडेंटिफाई करो एंड असेस करो कौन से रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट एग्जिस्ट करते हैं अकॉर्डिंग टू ऐसे 315। एंड 330 का एक अलग ऐसे रहता है जो बोलता है भाई जो आइडेंटिफाई के एसेस के रॉमम ना उसके ऊपर से रिस्पॉन्सेस को डिजाइन करो। क्या बोले? रिस्पॉन्सेस को डिजाइन करो। नाउ यू आर क्लियर विद दिस? सबसे इंपॉर्टेंट चीज बेटा याद रखना, अभी जो भी आइडेंटिफाई करोगे उसमें अंडरस्टैंडिंग लेने वाला जो क्वेश्चन है ना, दैट इज व्हाट दिस क्वेश्चन इज। तो ये क्वेश्चन में आपको वही लिखना है कि अंडरस्टैंडिंग क्या हेल्पफुल रहेगा ऑडिटर के लिए, इसमें क्या क्या चीजें इंक्लूड रहेगी। सो सबसे पहली चीज बेटा जो आपके ऑडिट प्लानिंग में जब भी हम बात करेंगे विथ नॉलेज ऑफ क्लाइंट बिजनेस, तो उसमें आपने क्या क्या लिखना है। क्या बोले मुझे? उस पर्टिकुलर चीज में आपने क्या क्या लिखना है मुझे बताओगे। नॉलेज ऑफ क्लाइंट बिजनेस में क्या क्या इंक्लूड होगा। सो वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, कंपनी का या बिजनेस का ऑपरेशंस क्या है, उनको सर इंडस्ट्री कौन सा है वो इंडस्ट्री का नॉलेज, सर इंडस्ट्री का अपडेट, जो भी इकोनॉमी में ऑपरेट करता है उस इकोनॉमी का अपडेट, जो भी सर अदर एक्सटर्नल फैक्टर्स है जैसे कि कोई गवर्नमेंट का पॉलिसी आता है तो क्या इम्पैक्ट होगा, अदर सर एक्सटर्नल इंडस्ट्री फैक्टर्स कैसे अफेक्ट करते हैं, which are the major customers, which are the major suppliers, what is the major capital expenditure, what the entity has planned, entity has done, जो भी उनका आने वाला प्लानिंग है बड़ा इन्वेस्टमेंट का। उसके बाद एंटिटी का फाइनेंसिंग स्ट्रक्चर कैसा रहता है, कितना डेट है, कितना इक्विटी है, ये क्यों करेंगे। अपना एफएम का सर बेटा चैप्टर नंबर 3 देख लेना आप, रेशियो एनालिसिस वाला। क्या बोलता है वो चैप्टर? वो चैप्टर में एक रेशियो है, लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी रेशियो, डेट इक्विटी रेशियो। व्हाट इज दैट इंडिकेटिंग? वो एक फाइनेंशियल रिस्क इंडिकेटर है ना कि भैया एंटिटी में कितना फाइनेंशियल रिस्क है। सर एफएम में क्यों पहुंच गए बेटा? अच्छी सी बात है, समझ लेना। फाइनेंशियल रिस्क ऑफ द कंपनी इज इंडिकेटेड बाय दैट रेशियो। अभी उस रेशियो से यहाँ पे आप सर ऑडिट में देखोगे कि कितना फाइनेंशियल रिस्क इन्वॉल्व है। सर किस बात का सर किधर के किधर पहुंच गए बेटा, यही तो जरूरी होता है। फाइनेंशियल रिस्क जब मुझे समझेगा तब मैं डिसाइड कर पाऊंगा कि इसका ऑडिट में रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट आता है क्या, बिकॉज ये भी सर एंटिटी के गोइंग कंसर्न पे इम्पैक्ट करेगा। नाउ यू नो कि मैनेजमेंट प्रिपेयर्स द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑन द गोइंग कंसर्न बेसिस, दैट इज द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग। अभी सर ये जो गोइंग कंसर्न के बेसिस पे अकाउंटिंग करेंगे, गोइंग कंसर्न के बेसिस पे एफएस को बनाएंगे। अभी जो एफएस बनना ना गोइंग कंसर्न पे, ऑडिटर का रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है ना इसे 570 के हिसाब से कि दैट गोइंग कंसर्न एजम्पशन इज करेक्ट और नॉट। मतलब सर वो गोइंग कंसर्न एजम्पशन करेक्ट नहीं बोलूंगा, सॉरी, एप्रोप्रिएट है या नहीं। क्या बोला मैंने? एप्रोप्रिएट है या नहीं। अभी ये चेक करने के लिए तो ऑडिटर को पता होना चाहिए भाई कि कंपनी में कितना ऑपरेशनल रिस्क है, कितना फाइनेंशियल रिस्क है। एंड फाइनेंशियल रिस्क का वन ऑफ द मेजर इंडिकेटर इज योर डेट इक्विटी। एंड ये चेक करने के लिए भैया आपको पहले अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए। जब आप नॉलेज ऑफ क्लाइंट बिजनेस करोगे ना, समझोगे क्लाइंट के बिजनेस को, तब आपको पता होना चाहिए कि उस कंपनी में, उस बिजनेस में कौन सा सर कितना फाइनेंसिंग कौन से वे से आया, तो डेट से कितना आया, इक्विटी से कितना आया, ये पूरा उसके पीछे लॉजिक है ना। समझे आपको एकदम डिटेल में, एकदम बढ़िया से।
है ना। और अगर अपने रेगुलर बैचेस किए मेरे तो डेफिनेटली बेटा और भी डिटेल में समझा रहेगा, काफ़ी सारे एग्जांपल्स देता हूँ मैं, है ना। चलो बेटा, तो यही बातें करनी इस पर्टिकुलर अपने को इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के आंसर देते समय। चलो विल मूव टू ICI का आंसर क्वेश्चन नंबर 4A। देख लो बेटा क्या बोलता है, विदाउट एडिक्वेट नॉलेज ऑफ क्लाइंट बिजनेस अ प्रॉपर ऑडिट इज नॉट पॉसिबल। यही तो बात करी थी सर क्वेश्चन में, फिर से इन्होंने कॉपी पेस्ट कर दिया ना। चलो ठीक है सर, अपने को क्या फर्क पड़ता। देखो बेटा, इट इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल इन डेवलपिंग एन ऑडिट प्लान, कि भाई ये एक इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है एज पर ऐसे 315। देखो बेटा मैंने 315 का रेफरेंस दिया था आपको, इसके पहले 300 का दिया था, उन्होंने 300 का कुछ इसका इसमें नामो निशान नहीं लिया, कुछ फर्क नहीं पड़ता। एज पर ऐसे 315, identifying assessing the ROM through understanding of entity environment, the auditor shall obtain an understanding of the following। क्या क्या अंडरस्टैंडिंग लेना चाहिए, रिलेवेंट इंडस्ट्री का अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए, रेगुलेटरी अदर एंड एक्सटर्नल फैक्टर्स। रेगुलेटरी मतलब सर लॉज एंड रेगुलेशन जो भी उस एंटिटी को एप्लीकेबल है, एंड अदर एक्सटर्नल फैक्टर्स इंक्लूडिंग द एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क, कि कौन सा FRF एप्लीकेबल है सर वो भी देखना चाहिए। द नेचर ऑफ एंटिटी, सर एंटिटी का भी नेचर इंक्लूडिंग उसके क्या ऑपरेशंस है, उनका ओनरशिप स्ट्रक्चर कैसा है, शेयर होल्डिंग पैटर्न कैसा है ना, गवर्नेंस स्ट्रक्चर कैसा है, क्या हायरार्की है, कैसे गवर्नेंस क्या स्ट्रक्चर क्या है, मैनेजमेंट के बारे में, टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट्स द एंटिटी इज मेकिंग एंड प्लान्स टू मेक, क्या क्या इन्वेस्टमेंट्स कंपनी करता है एंड क्या और आने वाले प्लान कर रहे हैं, इंक्लूडिंग इन्वेस्टमेंट इन स्पेशल पर्पस एंटिटीज, कुछ SP स्पेशल पर्पस एंटिटीज में कर रहे हैं क्या, द वे दैट एंटिटी स्ट्रक्चर्ड एंड फाइनेंस, उनका ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर कैसा है, एंड फाइनेंसिंग कैसे होता है, जो डेट इक्विटी वाला मैंने बड़ा एग्जाम्पल पूरा लॉजिक के साथ बताया। ये क्या करेगा, ऑडिटर को इनेबल करेगा टू अंडरस्टैंड द क्लासेस ऑफ ट्रांजैक्शंस, अकाउंट बैलेंस, डिस्क्लोजर्स टू बी एक्सपेक्टेड इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। या ऑडिटर को एक्सपेक्ट करेगा, हेल्प करेगा कि भाई फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में क्या क्या अकाउंट बैलेंस, क्लासेस ऑफ ट्रांजैक्शंस एंड डिस्क्लोजर्स आने चाहिए। सही है। थर्ड नेक्स्ट पॉइंट आता है कि सर एंटिटीज का सिलेक्शन एंड एप्लीकेशन ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इसका कंसिस्टेंसी चेक करना पड़ता है कि भाई कंसिस्टेंट है क्या, एंड अगर कंसिस्टेंट नहीं है मतलब चेंजेस हुए इन अकाउंटिंग पॉलिसीज तो उसका रीजन मेंशन होना चाहिए आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में। सो दैट्स व्हाट ऑडिटर हैज टू चेक, एंड ये प्लानिंग सेक्शन में ही करेंगे जब नॉलेज ऑफ ऑडिट क्लाइंट बिजनेस लेंगे बेटा। द एंटिटीज सिलेक्शन एंड एप्लीकेशन ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज की वो कितने अप्रोप्रिएट है, इंक्लूडिंग द रीजंस फॉर चेंजेस देयर टू, बोला ना मैंने आपको। Then auditor shall evaluate whether the entity's accounting policies appropriate है या नहीं है for that business, and वो consistent है क्या भैया applicable financial reporting framework, and जो लास्ट ईयर में रिलेवेंट इंडस्ट्री में यूज़ किए जाते हैं या लास्ट ईयर में यूज़ किए। उसके बाद में एंटिटी का ऑब्जेक्टिव्स एंड स्ट्रेटेजीज, सिंपल सी बात है, विजन एंड मिशन स्टेटमेंट स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में आपने पढ़ा रहेगा, वही चीज़ होता है बेटा। एंटिटी का ऑब्जेक्टिव्स क्या है, स्ट्रेटेजीज क्या है, विजन स्टेटमेंट क्या है, मिशन स्टेटमेंट क्या है, ये आपको पता होना चाहिए, बिकॉज बेस्ड ऑन दैट यू विल बी एबल टू असेस कि भैया कंपनी उसी हिसाब से बढ़ रहा है क्या। अगर नहीं बढ़ रहा है तो फिर तो खतरा है कंपनी को ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे एंड ऑपरेशनल लेवल पे आगे कुछ चैलेंजेस फेस हो सकते हैं, एंड दोज रिलेटेड बिजनेस रिस्क दैट मे रिजल्ट इनटू रॉम, कि भाई इसके ऊपर से हमें कुछ ऐसे बिजनेस रिस्क पता चल रहे हैं क्या कि जो अपने इंडिकेट करेंगे रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट, जो आपको ऑडिट में कंसीडर करना पड़ेगा। नेक्स्ट पॉइंट आता है मेजरमेंट एंड रिव्यू ऑफ एंटिटीज फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। तो बेटा आपने बहुत बढ़िया चीज देखा होगा, एनालिटिकल प्रोसीजर्स। आज जाना मेरे साथ ऐसे 520 पे एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करूंगा। ऐसे 520 का एनालिटिकल प्रोसीजर कितने लेवल्स पे परफॉर्म होता है, फटाफट मुझे चैट बॉक्स में बताना। क्या बोला मैंने कि एनालिटिकल प्रोसीजर ऐसे 520 कितने लेवल्स पे सर इनकॉर्पोरेट किया जाता है, सर यूज किया जाता है, परफॉर्म किया जाता है। एनालिटिकल प्रोसीजर बेचा परफॉर्म किया जाता है 3 लेवल्स पे। क्या बोला मैंने, 3 लेवल्स पे। आपका आंसर भी यही होना चाहिए बच्चा। फटाफट मुझे बताओगे कौन से 3 लेवल्स पे एनालिटिकल प्रोसीजर्स परफॉर्म किया जाता है। आई एम जस्ट वेटिंग फॉर 10 सेकेंड्स। क्या बोला मैंने, 10 सेकंड्स के लिए वेट करूंगा, मुझे चैट बॉक्स में बताओगे। जो भी बच्चा रिकॉर्डेड देख रहे हैं फटाफट 10 सेकंड का आगे कर लो। देख लो बेटा, यस, सो आई थिंक आई शुड गेट आंसर बाय दिस टाइम। 3 लेवल्स पे होना चाहिए। वेरी फर्स्ट लेवल बेटा आपका एनालिटिकल प्रोसीजर परफॉर्म होगा एट द प्लानिंग स्टेज। कौन सा, प्लानिंग स्टेज ऑफ एन ऑडिट। कि प्लानिंग स्टेज में जब भी सर आप रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर करते हो, नॉलेज लेते हो क्लाइंट के बिजनेस का, उनसे जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बने हैं ड्राफ्ट वो आप लेते हो, एंड उस बेसिस पे यू परफॉर्म सर्टेन एनालिटिकल प्रोसीजर। उसमें आप करते हो सर प्रायर पीरियड के एनालिसिस, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस देखते हो, रेशियो एनालिसिस करते हो। ये क्यों करते हो, बिकॉज बेस्ड ऑन दिस यू विल बी एबल टू आइडेंटिफाई कि कौन सा फोकस एरिया है, कहाँ पे मुझे
ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, कहाँ पे ज़्यादा रिस्क लग रहा है बिजनेस में, एंड कौन से फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के आइटम्स पे मुझे ऑडिट करने के लिए ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा, ये इस बेसिस पे मुझे पता चलेगा। दिस इज व्हाट योर फर्स्ट ऑब्जेक्टिव ऑफ परफॉर्मिंग एनालिटिकल प्रोसीजर्स एट प्लानिंग स्टेज। सेकेंड आता है बेटा योर एग्जीक्यूशन स्टेज, मतलब जब भी आप ऑडिट के फर्दर ऑडिट प्रोसीजर्स करोगे, सब्सटेंटिव ऑडिट प्रोसीजर्स करोगे, तब बेटा आप कुछ पर्टिकुलर एरियाज का ऑडिट टेस्टिंग करने के लिए आप एनालिटिकल प्रोसीजर करोगे। फॉर एग्जांपल सेल्स का सर एनालिसिस कर रहे हैं तो कस्टमर वाइज प्रायर पीरियड एनालिसिस किया, कस्टमर वाइज एनालिसिस देखा, कंट्रीब्यूशन ऑफ प्रोडक्ट्स रेवेन्यू देखा टू इंडिविजुअल टू इंटायर रेवेन्यू में कितने कौन से प्रोडक्ट का कंट्रीब्यूशन है, उसका लास्ट ईयर से कंपैरिजन किया। लॉट ऑफ प्रोसीजर्स यू कैन प्लान। सो एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंडिचर है तो सैलरी का एक्सपेक्टेशन देखा। एंड यू माइट बी नोइंग, अगर आपने मेरे क्लासेस किए तो आपको पता है, इफ़ यू हैव वॉच्ड माई क्लासेस ऑन अनअकैडमी देन आपको पता है कि चैप्टर 9 में हम कितना डिटेल में डिस्कस किए सब प्रोसीजर्स। तो बेटा यही सब चीज़ें होती हैं, आपने डेफिनेटली पढ़ा भी होगा ये सब प्रोसीजर्स चैप्टर 9 में आपके ऑडिट ऑफ आइटम्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो बेटा सबसे इंपॉर्टेंट यही पार्ट होता है कि ये सब प्रोसीजर्स में यू परफॉर्म अ लॉट ऑफ एनालिटिकल प्रोसीजर्स टू, एंड दैट्स व्हाट बेटा ये एनालिटिकल प्रोसीजर सेकंड एग्जीक्यूशन स्टेज में भी परफॉर्म होते हैं। सबसे पहले प्लानिंग स्टेज, सेकंड बेटा एग्जीक्यूशन स्टेज। व्हाट रिमेन्स नाउ दैट इज योर थर्ड स्टेज ऑफ ऑडिट, दैट इज कंक्लूजन स्टेज। क्या बोला मैंने? कंक्लूजन स्टेज। बेटा कंक्लूजन स्टेज मतलब सर एक बार फाइनेंशियल स्टेटमेंट फाइनल हो रहे हैं, अभी फाइनल हो गए, अभी ये फाइनल हो रहे हैं सर, तो ये जो फाइनल हुए ना, अभी इसमें सर मेरा जो अंडरस्टैंडिंग है, पूरा ऑडिट का अंडरस्टैंडिंग, जो भी मैंने ऑडिट प्रोसीजर्स किए उससे मुझे सर ये कंक्लूजन बन रहा है। अभी सर फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो फाइनल हुए उनको देखिए, उन पे सर कुछ वैरिएंस का प्रोसीजर कीजिए, कुछ डिफरेंस देखिए, लास्ट ईयर का कंपैरिजन, उसके बाद रेशियो एनालिसिस कीजिए। अभी देखिए वो करने के बाद जो कंक्लूजन आ रहा है और जो आपके ऑडिट के अंडरस्टैंडिंग और प्रोसीजर्स परफॉर्म करके जो ओपिनियन आ रहा है, दोनों सर मेल खा रहे हैं क्या? एक दूसरे के साथ इन लाइन होने चाहिए। क्या बोले? दोनों साथ में सर चलने चाहिए, नहीं तो एक कुछ और बोल रहा है एक कुछ और बोल रहा है तो ऐसा नहीं चलेगा। एंड ये चेक करने के लिए आपका थर्ड लेवल पे कंक्लूजन स्टेज पे बेटा बहुत इंपॉर्टेंट चीज एनालिटिकल प्रोसीजर परफॉर्म किया जाता है, विच इज योर वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव ऑफ एसे 520 एज वेल। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपको एग्जामिनेशन में देखने का मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी है। आई होप यू गाइज आर क्लियर विद दिस। अभी उसमें से जो पहला वाला प्लानिंग स्टेज था ना, उसका रिलेवेंस आता है ये ई वाले पॉइंट में। क्या बोले कि मेजरमेंट एंड रिव्यू ऑफ एंटिटीज फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, दैट इज व्हाट बेटा फॉर द पर्पस ऑफ योर एनालिटिकल प्रोसीजर बाय द परफॉर्मिंग एनालिटिकल प्रोसीजर्स एट प्लानिंग स्टेज। क्लियर विद दिस? चलो, in addition to the importance of knowledge of client business in establishing the overall audit plan, such knowledge helps the auditor to identify areas of special audit consideration, यही बात की हमने, to evaluate the reasonableness of both of accounting estimates and management representations, and to make judgments regarding the appropriateness of what accounting policies and disclosures too. Clear with this? Absolutely clear on this question. बहुत बताओ मुझे, चलो फटाफट बच्चा नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करें क्या? क्वेश्चन 4A इज ओवर। एकदम क्लियर, एकदम इजी बच्चा। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ रहा है आपके एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से। जब भी मैंने मेरे क्लासेस में बोला है, आई हैव टोल्ड कि ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन अलग अलग वेज में पूछा जा सकता है। सो देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 4B डिस्कस करने जा रहे हैं। प्लानिंग इज नॉट डिस्क्रीट फेज ऑफ एन ऑडिट बट रादर अ कंटिन्यूअल एंड इटरेटिव प्रोसेस। क्या बोले कि प्लानिंग सर एक डिस्क्रीट फेज नहीं है, मतलब एक बार कर दिया तो हो गया काम, ऐसा नहीं है सर। वो एक कंटिन्यूअल प्रोसेस है सर, एक इटरेटिव प्रोसेस है, कभी ना जिंदगी में थमने वाली प्रोसेस है। क्या बोले? वो कब स्टार्ट होता है? वो एक बार अपने लास्ट ईयर का ऑडिट कर दिया ना, तो इधर एक तो सर उसके साथ, नहीं तो फिर वो खत्म होने के बाद तुरंत ही सर स्टार्ट हो जाएगा आपका प्लानिंग फॉर व्हाट? योर नेक्स्ट ईयर ऑडिट। मतलब जो अभी कई ईयर का ऑडिट कर रहे हैं उसका सर प्लानिंग लास्ट ईयर से ही शुरू हो जाएगा। और वो खत्म कब होता है? जब सर इस ईयर का ऑडिट खत्म होगा तब वो प्लानिंग खत्म होगा। सो सर इसका मतलब ये नहीं कि ऑडिट स्टार्ट करते समय ही प्लानिंग होता है, वहाँ पर तो होता ही है, बट ऑडिट खत्म होने तक प्लानिंग चलता ही रहेगा। क्यों? बिकॉज देयर माइट बी रिक्वायरमेंट ऑफ चेंजेस इन ऑडिट प्लानिंग। एंड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, थोड़ी देर पहले मैंने चैप्टर का नाम जब डिस्कस कर रहा था तब बोला था कि ऑडिट स्ट्रेटेजी एंड ऑडिट प्लानिंग ये इंटरडिपेंडेंट है। इसके ऊपर एक अलग से क्वेश्चन बन सकता है एग्जामिनेशन में कि सिंस द ऑडिट प्लानिंग एंड ऑडिट स्ट्रेटेजी आर इंटरडिपेंडेंट, change in audit planning may result into change in audit strategy and change in audit strategy may result into change in audit plan। इसको explain कीजिए
क्यों? तो वन ऑफ द थिंग इज व्हाट यू आर प्लानिंग इज नॉट अ डिस्क्रीट फेज। भाई ये एक दिन का काम नहीं है, एक बार कर लिया तो हो गया, ऐसा कुछ नहीं है सर। इट इज अ कंटिन्यूअल एंड इटरेटिव प्रोसेस बेस्ड ऑन योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द ऑडिट, बेस्ड ऑन योर ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म। यू मे नीड टू चेंज योर ऑडिट प्लानिंग विच इज नथिंग बट अ detailed performance of what your audit strategy का result for the purpose of identifying nature, timing and extent of audit procedures। तो ये important चीज़ है। क्लियर विद दिस? क्या बोला, समझा क्या ढोकलो? अरे आपको समझा होगा ना? यस सर समझा मैं। देख लो बेटा, नहीं समझा तुम? हाँ, टेलीग्राम ग्रुप ओपन है, अभी तक नहीं किया तो जाके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख लो फटाफट लिंक और आपका क्वेरी वहाँ पे पोस्ट कर दो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन का पार्ट पढ़ते हैं। Planning is not a discrete phase of an audit, sir, but rather a continual and iterative process that often begins shortly after the completion of previous audit and continues until the completion of current audit engagement. Planning includes the need to consider, please understand, very important thing. Planning includes the need to consider certain matters prior to the auditor's identification and assessment of ROMM। क्या बोले कि भाई जब आप आइडेंटिफाई करोगे, एसेस करोगे ROMM को, रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट को, इसको मैं शॉर्ट में बोलता हूँ ROMM, ROMM, ROMM। क्लियर विद दिस? रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट। सर ROMM को आइडेंटिफाई एसेस 315 के हिसाब से करते हैं, तो उसके पहले ही सर प्लानिंग में कुछ मैटर्स इंक्लूड करने चाहिए। सो सर ये कौन से मैटर्स हैं उनको एक्सप्लेन कीजिए। एक्सप्लेन क्लियरली स्टेटिंग दोज मैटर्स ऑल्सो। बताओ चलो बच्चों मुझे फटाफट कौन से मैटर्स हम प्लानिंग में इंक्लूड करते हैं। सर वेरी सिंपल क्वेश्चन, इन्होंने बड़ा क्वेश्चन बना के हमें कंफ्यूज कर दिया। ऐसा है? एब्सोल्युटली ऐसा ही है। देखो बेटा, प्लानिंग में कौन से मैटर्स इंक्लूड होते हैं? सर वेरी फर्स्ट थिंग, हम रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स परफॉर्म करने के पहले सर अंडरस्टैंडिंग करते हैं एंड कुछ एनालिटिकल प्रोसीजर करते हैं, जो हमने अभी बात की थी सर कि प्लानिंग स्टेज पे जो एनालिटिकल प्रोसीजर करेंगे। क्लियर विद दिस? नेक्स्ट पार्ट सर, इसमें हम डिटरमाइन करते हैं सर मटेरियलिटी को। आर यू गाइस देयर विद मी? एसे 320, क्या बोला मैंने? एसे 320 जो मटेरियलिटी का डिटर्मिनेशन बात करता है। मैंने लास्ट लेक्चर में, मतलब लाइव स्ट्रीम में, आपको वेरी फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस डिस्कशन आरटीपी में मैंने बात की थी कि सर मटेरियलिटी 3 लेवल्स पे होता है। वेरी फर्स्ट लेवल सर मटेरियलिटी, देन सेकंड लेवल आता है परफॉर्मेंस मटेरियलिटी, उसी को सर मैं थर्ड लेवल पे लेके जाता हूँ। मतलब परफॉर्मेंस मटेरियलिटी 2 अलग पार्ट में बनता है। परफॉर्मेंस मटेरियलिटी एट ओवरऑल फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल पे एक, एंड सर परफॉर्मेंस मटेरियलिटी एट एपकॉट डी लेवल, मतलब सर ABCOTD, अकाउंट बैलेंस, क्लासेस ऑफ ट्रांजैक्शंस एंड डिस्क्लोजर्स, एपकॉट डी एकदम शॉर्ट फॉर्म में बोला तो। सो ये 2 अलग लेवल से रहते हैं परफॉर्मेंस मटेरियलिटी के। क्लियर विद दिस? एंड मैंने प्रैक्टिकल लाइफ में आपको नाम बताया था कि एपकॉट डी लेवल जो होता है उसको कोई नाम देता है क्लियरली ट्रिवियल थ्रेशोल्ड, विच वी यूज टू गिव इन डिलॉइट। कोई बोलता है सर उसको सैड नॉमिनल अमाउंट। सैड मतलब क्या? अरे स्पेशल ऑडिट डिफरेंसेस। क्लियर विद दिस? कुछ भी नाम दे दो सर, इज्जत तो वैसे ही रहेगी, कैरेक्टर वही रहेगा, पर्पस वही रहेगा। चलो मेरे साथ अच्छे से पढ़ेंगे इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के आंसर को। तो वेरी फर्स्ट, उसके पहले कुछ और पॉइंट्स बता दूं। तो सबसे पहले हमने क्या देखा बेटा? रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स, एंड तभी हम करते हैं एनालिटिकल प्रोसीजर। सेकंड पॉइंट हमने देखा कि सर मटेरियलिटी को डिटरमाइन करते हैं। उसके बाद में सर जो भी लॉज एंड रेगुलेशंस कंपनी को एप्लीकेबल है, लीगल रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, वो अंडरस्टैंड करते हैं, देखते हैं कि कंपनी ने वो कंप्लाई किया या नहीं किया। एंड उसके बाद में वेरी इंपॉर्टेंट थिंग बेटा कि हमारे ऑडिट में हमें किसी एक्सपर्ट को लाने की जरूरत है क्या? उनका काम यूज करने की जरूरत है क्या? सर फॉर एग्जांपल, अगर मैं फिजिकल वेरिफिकेशन करना चाहता हूँ किसी फार्मा कंपनी या किसी केमिकल कंपनी का, तो बेटा जब मुझे कुछ अक्ल ही नहीं है उस केमिकल के बारे में, उस फार्मा मेडिसिन के बारे में, तो हाउ कैन आई परफॉर्म द फिजिकल वेरिफिकेशन एट दैट अप्रोप्रिएट लेवल? तो इसीलिए मैं कभी कभी एक्सपर्ट का यूज कर सकता हूँ। चलो इसके अलावा और एक बेटर एग्जाम्पल दे दो, तो आपके कंपनी में, जिस कंपनी का आप ऑडिट कर रहे हो, उस कंपनी में बेसिकली क्लाइंट में कोई टैक्सेशन का बड़ा लिटिगेशन चल रहा है, सही है। अभी आपको पता नहीं सर उसका प्रोविजन आना चाहिए, कॉन्टिजेंट लायबिलिटी आना चाहिए, सही है। बट मैनेजमेंट ने तो कोई एक्शन नहीं लिया। मैनेजमेंट बोला ना ही प्रोविजन चाहिए ना ही कॉन्टिजेंट लायबिलिटी चाहिए। बट आपको कुछ डाउट है और बोले कि भाई मुझे तो इतनी अक्ल नहीं टैक्सेशन में कि मैं डिसाइड करूँ प्रोविजन होगा, कॉन्टिजेंट लायबिलिटी होगा, क्या असेसमेंट का रिजल्ट होगा, क्या प्रोबेबिलिटी है। तो मैंने क्या करना है कि मैंने किसी टैक्सेशन के बंदे को, जो बंदा बहुत होशियार है, उसको मुझे बुलाना है। मुझे बोलना है कि भाई तेरी मुझे ज़रूरत चाहिए, भाई मुझे हेल्प कर देना प्लीज़। क्या बोला कि सर मुझे हेल्प कर देना, मेरे पास आओ, मुझे टैक्सेशन का मैटर के हिसाब से देख के बता दो इसमें प्रोबेबिलिटी कितना है, क्या मुझे प्रोविजन लेना चाहिए, क्या मुझे कॉन्टिजेंट लायबिलिटी लेना चाहिए।
सही है। तो वो बंदे का जब मैं सर्विस यूज करूंगा, दैट इज व्हाट योर यूज ऑफ ऑडिटर्स एक्सपर्ट। वो मेरा एक्सपर्ट नहीं ना भाई, तो मैं उसकी सर्विसेज यूज कर रहा हूँ। क्लियर विद दिस? तो ये भी सर मुझे डिटरमाइन करना पड़ेगा प्लानिंग स्टेज में ही कि मुझे किसी एक्सपर्ट का ज़रूरत है या नहीं है, एंड उसके बाद में मुझे कुछ अदर रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स भी परफॉर्म करने पड़ सकते हैं। क्लियर विद दिस? चलो बेटा मूव करेंगे विथ योर नेक्स्ट क्वेश्चन, विथ योर क्वेश्चन का आंसर अकॉर्डिंग टू ICI सजेस्टेड। क्वेश्चन नंबर 4B। चलो बेटा देख लेते हैं फटाफट क्वेश्चन नंबर 4B। किधर गया किधर गया किधर गया, आ गया आ गया। In the context of sir recurring audits, according to SA 300, planning and audit of financial statement, planning is not a discrete phase of an audit। यही क्वेश्चन बात कर रहे थे हम। यस सर, यही क्वेश्चन बात कर रहे थे। हाँ देख लो, बट रादर a continual and iterative process that often begins shortly after in connection with the completion of previous audit and continues until the completion of current audit। सिर्फ सिंपल सी बात है, क्वेश्चन से ही कॉपी पेस्ट कर दिया। Planning, however, includes consideration of the timing of certain activities and audit procedures that need to be completed prior to the performance of further audit procedures। तो दो टाइप के ऑडिट प्रोसीजर्स ना, सबसे पहले रिस्क असेसमेंट ऑडिट प्रोसीजर्स, रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स RAP, एंड देन FAP, फर्दर ऑडिट प्रोसीजर्स। परफेक्ट। For example, planning includes the need to consider prior to the auditor's identification and assessment of ROMM according to SA 315। कौन से मैटर्स? सबसे पहले सर कौन से एनालिटिकल प्रोसीजर्स एज ए RAP, रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर परफॉर्म करने हैं। सेकंड सर जनरल अंडरस्टैंडिंग लेना है लीगल रेगुलेटरी फ्रेमवर्क का, एंड एंटिटी उसको कंप्लाई करता है क्या, किससे करता है। थर्ड डिटर्मिनेशन ऑफ मटेरियलिटी। फोर्थ इन्वॉल्वमेंट ऑफ एक्सपर्ट्स, एंड लास्ट वन इज अदर प्रोसीजर्स एज अ रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर। Clear with this? This is what your answer for question number 4B। I hope you guys are very much clear with this। अरे बोलो बच्चों, सब क्लियर हो ना? यस और नो चैट बॉक्स में बता दो, अगर कुछ क्वेरी है तो टेलीग्राम ग्रुप में बता दो। परफेक्ट बेटा, एकदम क्लियर विद दिस है ना? चलो बड़े आगे। चलो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 5A। क्या बात कर रहे हैं? क्वेश्चन नंबर 5A। क्वेश्चन नंबर 5 किसके बारे में है बेटा? ऐसे 320 के हिसाब से आपने पढ़ लिया, देख लिया, मटेरियलिटी का वर्ड दिखा, 320 दिमाग में आ गया सर। क्वेश्चन पढ़ते हैं। द ऑडिटर्स डिटर्मिनेशन ऑफ मटेरियलिटी इज अ मैटर ऑफ प्रोफेशनल जजमेंट। एब्सोल्युटली यस सर, क्या बात कर दी। एंड इज अफेक्टेड बाई द ऑडिटर्स परसेप्शन। ये किससे अफेक्ट होता है बेटा? ऑडिटर का जो परसेप्शन है, किस बात का परसेप्शन? ऑफ द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन नीड्स ऑफ द यूजर्स ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। क्या भैया? कि ऑडिटर का परसेप्शन ऑफ द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन नीड्स ऑफ द यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो रहता है भाई, उससे अफेक्ट होता है। अच्छे से ध्यान देना, अफेक्टेड बाय द ऑडिटर्स परसेप्शन ऑफ द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन नीड्स ऑफ द यूजर्स ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। मतलब जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के यूजर्स हैं, हु आर दिस यूजर्स? स्टेक होल्डर्स। मैंने क्या बोला? स्टेक होल्डर्स, नॉट शेयर होल्डर्स। प्लीज अंडरस्टैंड, स्टेक होल्डर्स। क्लियर विद दिस? शेयर होल्डर इज अ पार्ट ऑफ स्टेक होल्डर। क्लियर विद दिस? अभी जब स्टेक होल्डर का सर मैं यूजर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट का देखूंगा कि उनको सर इसका फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का कितना ज़्यादा ज़रूरत है, उसके बारे में मेरा परसेप्शन क्या बोलता है सर? मेरा परसेप्शन क्या है वो सर डिटरमाइन करेगा कि मटेरियलिटी कैसे होना चाहिए, एंड बेस्ड ऑन दैट एक्चुअली मेरा मटेरियलिटी का डिटर्मिनेशन आएगा, विच इज़ अ मैटर ऑफ प्रोफेशनल जजमेंट। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है? इन दिस कॉन्टेक्स्ट प्लीज अंडरस्टैंड, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, दे आर नॉट आस्किंग टू यू टू एक्सप्लेन दिस पर्टिकुलर स्टेटमेंट कि ऑडिटर का डिटर्मिनेशन मैटर ऑफ नो, ये नहीं पूछ रहा। वो क्वेश्चन कुछ अलग ही पूछ रहा है, अच्छे से पढ़ना। इन दिस कॉन्टेक्स्ट एक्सप्लेन द ऑडिटर्स एग्जम्पशंस। क्या बोल रहा हूँ मैं? ऑडिटर्स एग्जम्पशंस अबाउट द यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। कि ये जो स्टेक होल्डर्स है, ये जो यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है, इनके बारे में ऑडिटर क्या एज्यूम करता है। क्या बोला मैंने? इनके बारे में ऑडिटर क्या एज्यूम करता है, ये आपको बोलना है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अभी बेटा सिंपल सी बात है, कोई भी कंपनी का आप ऑडिट कर रहे हो, अभी उस कंपनी के जो स्टेक होल्डर्स है उनके लिए आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को ऑडिट कर रहे हो। क्लियर विद दिस? अभी वो जो यूजर्स है भाई, वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स देखने के पहले उनको कुछ चीज़ें पता होनी चाहिए, एंड मैं एज्यूम करूँगा कि उनको पता है, ढोकले नहीं है वो, है ना। तो वेरी फर्स्ट थिंग क्या एज्यूम करूँगा बेटा मैं तो सिंपल सी बात एज्यूम करूँगा कि उनको बिजनेस के बारे में कुछ नॉलेज है या नहीं है। क्या भाई? कि ये बिजनेस के बारे में उनको नॉलेज है या नहीं है। जिस कंपनी में सर वो इन्वेस्ट करें टाइम को, वो इन्वेस्ट करें उनके पैसे को, उनको पता तो होना चाहिए कंपनी क्या बिजनेस करता है, ये किस लेवल तक बिजनेस करता है, इनका सर ऑपरेशंस कैसा है, कुछ लेवल का तक सर इनको बिजनेस के बारे में पता होना चाहिए, रीजनेबल नॉलेज होना चाहिए।
दिस इज व्हाट सर आई विल बी एज्यूमिंग कि उनके पास रीजनेबल नॉलेज है बिजनेस का, उनको पता है भाई ये बिजनेस का क्या करता है, ये इंडस्ट्री क्या है, ये इनका बेसिकली इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ कौन सी होती है, ये इसका सर रीजनेबल नॉलेज उनके पास है। ये चीज़ मैं एज्यूम करूँगा। नेक्स्ट पॉइंट बेटा मैं क्या एज्यूम करूँगा कि जो भी अंडरस्टैंडिंग सर फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो भी बनाए हैं, है ना, सो दिस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स किसने बनाए, मैनेजमेंट ने बनाए सर, सिंपल सी बात है। अभी मुझे बताना, जब भी मैनेजमेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाता है तो दे विल बी ऑल्सो फॉलोइंग सर्टन लेवल ऑफ मटेरियलिटी ना। कैसे सर, सिंपल सी बात है बेटा, when we used to discuss this particular concept in our classes, अगर मेरे क्लासेस के स्टूडेंट हो आप, तो बेटा आपको पता है कि मैंने एक बात करी थी कि सर जैसे ऑडिटर के लिए 320 का मटेरियलिटी रहता है फॉर द पर्पस ऑफ ऑडिट, है ना, वैसे ही मैनेजमेंट के लिए कुछ थ्रेशोल्ड रहता है कि जैसे कोई मैनेजमेंट कुछ प्रोसीजर कंट्रोल परफॉर्म करेगा, अभी उनको कुछ गलती मिल गई, मुझे बताओ रेवेन्यू में कोई ट्रांजैक्शन बुक किया और वहाँ पे कोई रिव्यू का प्रोसीजर है और उसमें रिव्यूअर को गलती मिल गई कि भाई जो 5 लाख का रेवेन्यू है वो 4,99,990 पे रिकॉर्ड हुआ, 10 रुपये से कम रिकॉर्ड हुआ। तो अभी वो 10 रुपये के लिए इतनी झंझट मारी करेगा क्या? वो बोलेगा अरे 10 रुपये से मेरी ज़िंदगी में कुछ फ़र्क नहीं पड़ता भाई, मेरे कंपनी में कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, छोड़ दे उस 10 रुपये को। मतलब सर वो ऐसा कितना लेवल ऑफ अमाउंट तक छोड़ने की इच्छा रख सकता है या कितने लेवल ऑफ अमाउंट तक उससे सर कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ता किसी को। दैट लेवल इज़ अ थ्रेशोल्ड फॉर देम, नथिंग बट काइंड ऑफ मटेरियलिटी फॉर देम। सही है, अभी ये मैनेजमेंट के लिए भी होना चाहिए, होता है ना। तो ये उस यूज़र को पता है क्या भाई, ये मैं एज्यूम करूँगा। तो क्या एज्यूम करूँगा कि भाई उसको पता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो बनाता है, प्रेजेंट करता है, प्रिपेयर करता है, प्रेजेंट करता है एंड ऑडिट करा के लेता है, दैट आर यूजिंग मटेरियलिटी, कि वो मटेरियलिटी बेसिस पे ही सर बनते हैं, प्रेजेंट होते हैं एंड ऑडिट होते हैं। देन सर मैं ये भी एज्यूम करूँगा कि उनको पता है कि काफ़ी सारे इनहेरेंट अनसर्टनिटीज़ रहते हैं। जैसे कि सर मैं ऑडिट रिपोर्ट में बोल दूंगा कि गोइंग कंसर्न में कोई इम्पैक्ट नहीं है मेरे हिसाब से, बट सर 6 महीने बाद कंपनी बंद पड़ जाएगा, तो इसका मतलब ये नहीं मैंने छाती ठोक के 100% गारंटी दी। अरे पागल हो क्या, मैं तो रीजनेबल एश्योरेंस लेता हूँ, मैं तो ट्रू एंड फेयर व्यू देता हूँ। आई डोंट गिव यू ट्रू एंड करेक्ट ना, आई डोंट टेक एब्सोल्यूट एश्योरेंस। सो दैट्स वाई सर ये अनसर्टनिटी जो है, इनहेरेंट अनसर्टनिटीज, वो सर उसको पता है और ये उसने एज्यूम करना है, ऑडिटर एज्यूम करेगा कि भाई ये इसको पता है, ये इतना तो अक्लवान है कि इसको ये सब चीज़ें भी पता होनी चाहिए। एंड नेक्स्ट थिंग बेटा कि वो जो भी डिसीजंस लेगा ना, वो उस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को कंसीडर करके लेता है, ये मैं मानता हूँ, रादर देन अदर थिंग्स, है ना। सो दैट इज व्हाट बेटा एजम्पशंस ऑफ ऑडिटर while about the users of financial statements while determination of materiality। क्या बोले, ये है सर assumptions। चलो बेटा मूव करेंगे आपके ICI के आंसर की तरफ। आपके क्या, मेरे भी ICI ना सॉरी, क्या बोलता हूँ देखो, क्वेश्चन नंबर 5A बात करता है ऑडिटर्स डिटर्मिनेशन ऑफ मटेरियलिटी इज अ मैटर ऑफ प्रोफेशनल जजमेंट। सही है, एंड इज अफेक्टेड बाय द ऑडिटर्स परसेप्शन ऑफ द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन नीड्स ऑफ यूजर्स। जो क्वेश्चन का पार्ट है वही लिखा है। इन दिस कॉन्टेक्स्ट इट इज रीजनेबल फॉर द ऑडिटर, मतलब ऑडिटर एक चीज़ कर सकता है, क्या चीज़ कि सर टू एज्यूम क्या है कि यूजर्स वेरी फर्स्ट पॉइंट हैव अ रीजनेबल नॉलेज ऑफ बिजनेस एंड इकोनॉमिक एक्टिविटीज ऑफ द पर्टिकुलर बिजनेस। ठीक है, एंड अकाउंटिंग एंड विलिंगनेस टू स्टडी द इंफॉर्मेशन इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इनका विलिंगनेस है बताइए, यूजर्स का विलिंगनेस। सही है। Second point, users understand the financial statements are prepared, presented and audited to the levels of materiality. Please understand, materiality सिर्फ auditor का बात कर रहे हैं क्या? No, prepared and presented as well. Clear with this? Third point, recognize the uncertainties inherent in the measurement of amounts based on the use of estimate, judgment and consideration of future events. Clear with this? And the next point, make reasonable economic decisions on the basis of the information in the financial statements. Clear with this? एकदम परफेक्ट। सो ये सर कुछ 4 assumptions ऑडिटर करेगा while making the decision about materiality while planning stage. Clear with this? एकदम परफेक्ट बेटा। सो क्वेश्चन नंबर 5 इज वेरी मच क्लियर विथ ऑल ऑफ यू, एकदम परफेक्ट। मुझे फटाफट चैट बॉक्स में बताओगे एंड यू विल मार्क दिस 5A का क्वेश्चन एज अ BER। प्लीज अंडरस्टैंड गाइस, यू विल मार्क दिस 5A क्वेश्चन एज अ BER। BER मतलब क्या सर, पहले मार्क कर दो, मैं बताऊंगा। BER इज योर बिफोर एग्जाम रिविजन। जिन बच्चों को पता नहीं है, माई ट्रिक इज व्हाट कि आप ऐसे क्वेश्चंस को BER मार्क करोगे, 2 क्वेश्चंस, 2 टाइप ऑफ क्वेश्चंस या 2 टाइप ऑफ कंसेप्ट्स। 1
सर जो आपको बहुत डिफिकल्ट लगते हैं, जो यूजुअली डिफिकल्ट है या नहीं है, ये इंपॉर्टेंट है या नहीं आपको पता नहीं, बट यू फील वेरी लो कॉन्फिडेंट एट दैट पर्टिकुलर कंसेप्ट, तो आपने उसको मार्क करना है एज अ BER। एंड सेकेंड थिंग, जहाँ पे मैं आपको कुछ बोलता हूँ कि बहुत इंपॉर्टेंट है, या जहाँ पे आपको खुद को लगता है कि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन के लिए, सो दैट इज़ व्हाट बेटा यू विल बी मार्किंग एज अ BER। तो मार्किंग करके क्या करना है सर? मार्किंग करके क्या करना है वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। BER इज योर बिफोर एग्जामिनेशन रिवीजन। क्या? बिफोर एग्जाम रिवीजन। तो एग्जैक्टली एग्जाम के पहले 1.5 दिन 1.5 डे और 2 दिन जो आपके पास मैक्सिमम होते हैं, उन 2 दिनों में क्या क्या रिवाइज करना है, दिस इज व्हाट यू हैव टू रिवाइज। BER वाला दिस शुड बी योर फर्स्ट प्रायोरिटी, एंड उसके बाद आप बचे हुए टाइम में और कुछ एडिशनल चीज़ें करोगे। आर यू वाइज क्लियर विद दिस? एकदम बढ़िया। सो आपने ध्यान रखना है उतने ही क्वेश्चंस मार्क करने जितने आप मैक्सिमम 1.5 दिन में पढ़ सकते हो। हाफ डे यू हैव टू कीप बफर, है ना? तो चुपचाप से आपने इज्जत में वो सब चीज़ें करनी है ना? क्लियर विद दिस? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, क्वेश्चन नंबर 5B का डिस्कशन करेंगे। प्लीज अंडरस्टैंड अलॉन्ग विथ मी व्हाट इज दिस क्वेश्चन अबाउट। आई होप अभी तक सब चीज़ें क्लियर है। अगर बेटा प्लीज़, आई एम सेइंग यू, रिक्वेस्टिंग यू अ लॉट ऑफ टाइम्स, अगर कुछ क्वेरी है तो प्लीज़ आस्क मी ऑन टेलीग्राम ग्रुप। अगर यहाँ पे पूछोगे चैट बॉक्स में, तो शायद चैट बॉक्स जब ये हो जाएगा, इनवैलिड हो जाएगा आफ्टर दिस पर्टिकुलर प्रीमियर, तो बेटा आई वोंट बी एबल टू रिप्लाई एंड आई वोंट बी एबल टू फाइंड यू आउट ऑन सम अदर सोशल मीडिया वगैरह की, जहाँ पे मैं आपको रिप्लाई दूँ। सो दैट विल बी बेटर फॉर ऑल ऑफ यू टू आस्क मी क्वेरीज ऑन टेलीग्राम ग्रुप और पर्सनली ऑन माई टेलीग्राम और व्हाट्सएप, तो जहाँ पे मैं आपको रिप्लाई कर पाऊँगा, है ना? तो बढ़िया से रिप्लाई हो पाएगा ऑडियो नोट के थ्रू, बेटर अंडरस्टैंडिंग होगा आपका भी, एंड आप भी मुझे क्वेश्चन ऑडियो नोट के थ्रू पूछ पाओगे। क्लियर विद दिस? एकदम परफेक्ट, एकदम बढ़िया। आपको सभी लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। सेकेंड थिंग, आप मुझे फॉलो भी कर सकते हो विद ऑल लिंक्स इन अबाउट का टैब जो है मेरे चैनल का, उसमें सबसे नीचे जाके आपको सभी लिंक्स मिल जाएंगे, एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी कॉन्टैक्ट नंबर्स एंड ऑल थिंग्स आर देयर। चलो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5B मेरे साथ फटाफट पढ़िए। फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क सर, सबसे पहले फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क FRF में क्या क्या, AS और इंडेस जो भी एप्लीकेबल होता है वो। ऑफन डिस्कस द कंसेप्ट ऑफ मटेरियलिटी इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, एक्सप्लेन कीजिए। वो बोल रहे हैं कि भाई FRF ऑफन मतलब सर जनरली FRF जो है वो डिस्कस करता है मटेरियलिटी के कंसेप्ट को, कौन से कॉन्टेक्स्ट में, कि प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। सो आपके नॉलेज के लिए बोल रहा हूँ, ये क्वेश्चन से इतना ज़्यादा उसका कोई रिलेवेंस नहीं है, प्लीज़ अंडरस्टैंड कर लो। जब भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में डिस्क्लोजर करना पड़ता है, सो AS1 आपका अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 और इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 इंड AS1 रिक्वायरमेंट करता है कि एवरी मटेरियल आइटम ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, क्या बोले, एवरी मटेरियल आइटम हैज़ टू बी डिस्क्लोज सेपरेटली। क्या बोले? एवरी मटेरियल आइटम हैज़ टू बी डिस्क्लोज सेपरेटली। अभी ये जो एवरी मटेरियल आइटम मतलब क्या, कौन से अकाउंट बैलेंस, क्लासेस ऑफ ट्रांजैक्शंस एंड डिस्क्लोजर्स, दैट हैज़ टू बी डिस्क्लोज सेपरेटली इफ इट इज मटेरियल। नाउ ये मटेरियल कितना है, कब है, कैसे ऐसे डिफाइन करेंगे, वो दिया है पार्ट 2 ऑफ शेड्यूल 3 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। क्या बोला मैंने? पार्ट 2 ऑफ शेड्यूल 3 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। क्या बोलता है ये पार्ट 2 शेड्यूल 3 कि सर ऐसा कोई भी अकाउंट बैलेंस, क्लासेस ऑफ ट्रांजैक्शन, डिस्क्लोजर जिसका अमाउंट इज मोर देन 1% of revenue from operations of that company or rupees 1 lakh whichever is higher। मतलब सर 1% ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन निकालो, रुपीज़ 1 लाख का अमाउंट लो फ्लैट, दोनों में से जो हाइयर रहेगा उस हाइयर अमाउंट से सर अगर कोई भी AB एपकॉट D ऊपर जाता है तो वो मटेरियल हो जाएगा, एंड अकॉर्डिंग टू AS1 एंड इंड AS1 यू हैव टू डिस्क्लोज दैट सेपरेटली इन योर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। दिस इज व्हाट रिक्वायरमेंट ऑफ द डिस्क्लोजर ऑफ व्हाट एपकॉट D इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। अभी मुझे बताना ये डिस्क्लोजर क्या आया, किस रिगार्डिंग आया, कि कुछ थ्रेशोल्ड दिया, कुछ लिमिट दिया जिसके ऊपर से डिस्क्लोजर करना जरूरी है। अभी इस क्वेश्चन से इसका कोई रिलेवेंस है क्या? नो, वेरी लोअर रिलेवेंस। बट अभी आ जाओ मेरे साथ इस क्वेश्चन पे। क्या बोलता है भाई, जब भी फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क होता है तो वो डिस्कस करता है मटेरियलिटी के कंसेप्ट को किसके पर्सपेक्टिव से, प्रेजेंटेशन एंड प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। एक छोटा रिलेवेंस आएगा जो अभी बात कर ली, बट इसके अलावा सर वो बोलता है बेसिक लेवल पे वेरी फर्स्ट थिंग कि ऐसी चीज़ें प्रेजेंट करनी है, इंक्लूड करनी है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में विच विल इम्पैक्ट द इकोनॉमिक डिसीजंस मेड बाई द यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बेस्ड अपॉन इट। क्या भाई, कि जो यूजर्स है FS के, उन्होंने FS को कंसिडर करते हुए जो भी इकोनॉमिक डिसीजंस लिए ना, उन इकोनॉमिक डिसीजंस को जो इन्फ्लुएंस करते हैं, ऐसा कोई लेवल सर जो उस लेवल के ऊपर अगर कोई मिसस्टेटमेंट चला जाता है तो वो इन्फ्लुएंस करेगा द डिसीजंस मेड बाई द यूजर्स बेस्ड अपॉन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, उसको बोलते हैं सर मटेरियलिटी लेवल। क्लियर विद दिस?
वेरी सिंपल पॉइंट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, क्लियर विद दिस, एकदम बढ़िया। चलो आईसीआई के आईसीआई के आंसर के थ्रू हम इसको फटाफट देखेंगे कि क्या क्या होता है। एंड एक कुछ जनरलिस्टिक आंसर रहेगा बेटा कि ये जो जजमेंट है दिस इज अ मैटर ऑफ प्रोफेशनल जजमेंट, तो ये रिस्पेक्टिव सर्कमस्टेंसेस में सर उसको स्टडी करके लिया जाएगा, सो दैट विल डिपेंड अपॉन सर्कमस्टेंस टू सर्कमस्टेंस, एंड वो अफेक्ट करते हैं काफ़ी सारी चीज़ों से, जैसे कि साइज एंड नेचर ऑफ मिसस्टेटमेंट, कि कितना साइज क्या नेचर है मिसस्टेटमेंट का, एंड कॉम्बिनेशन ऑफ दैट बोथ एज वेल। देन सर फर्स्ट पॉइंट हमने देखा मिसस्टेटमेंट्स इंक्लूडिंग ओमिशंस, ये कभी मटेरियल कंसिडर करते हैं जब सर वो इंडिविजुअल और इन एग्रीगेट रीजनेबल है कि भाई एक्सपेक्टेड है कि वो इन्फ्लुएंस करेंगे किसको, इकोनॉमिक डिसीजंस ऑफ यूजर्स जो लिए जाते हैं ऑन द बेसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। एंड द लास्ट पॉइंट बेटा आता है कि ये जो जजमेंट्स है ना विथ रिस्पेक्ट टू मटेरियलिटी, ये about matters that are material to the users of FS are based on consideration of common financial information needs of the users as a group. Please understand, जब मैं रिलायंस इंडस्ट्रीज का कुछ बात कर रहा हूँ तो वो जब भी सर ऐसा कोई मटेरियलिटी का डिटर्मिनेशन करेंगे मैनेजमेंट लेवल पे फॉर द प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ FS, तो वो ये नहीं कंसिडर करेंगे कि मेरे जो 10 लाख इंडिविजुअल शेयर होल्डर्स हैं या 15 लाख, लेट से फॉर एग्जाम्पल वॉट एवर नंबर ऑफ लैक्स ऑफ शेयर होल्डर्स स्टेक होल्डर्स आर देयर, हर एक इसको क्या फ़र्क पड़ता है, हर एक आदमी को, सब यार अलग अलग भगवान के बंदे हैं, सबको अलग अलग फ़र्क पड़ता है, बट ये उनको ये करने बैठे तो फिर ज़िंदगी गई उनकी उसमें, तो अच्छे से समझ लो उन सबको इंक्लूड करके एज अ ग्रुप करके सर कॉमन क्या है सब में, कॉमन सर किसको सबको मेजरली फ़र्क पड़ेगा, वो कॉमन चीज़ों को सर इनको फोकस करना पड़ता है, दिस इज़ व्हाट दे हैव टू कंसीडर फॉर दिस डिटर्मिनेशन ऑफ मटेरियलिटी। आर यू गाइस क्लियर विद दिस? एकदम परफेक्ट। तो जजमेंट सर इन सब यूजर्स के एज ए ग्रुप करके कंसिडर कर लिया जाएगा। द पॉसिबल इफेक्ट ऑफ मिसस्टेटमेंट्स ऑन स्पेसिफिक इंडिविजुअल यूजर्स हुज नीड्स में वाइडली वेरी इज नॉट कंसीडर, एंड लॉजिकल है सर, कंसीडर कर भी नहीं सकते जिंदगी में, किसी की हिम्मत नहीं ऐसे करने। क्लियर विद दिस? सो दिस इज व्हाट योर क्वेश्चन नंबर 5B का आंसर। ये भी थोड़ा नया क्वेश्चन था, इसीलिए बी प्रिपेयर्ड विद क्वेश्चन नंबर 5A एंड 5B। 5A को तो 100% आपने मार्क कर देना है BER करके। क्लियर विद दिस? एंड 5B भी प्लीज बी रेडी विद दैट। इफ यू बिलीव तो आपने इसको भी मार्क कर देना है। इजी है, कोई मतलब इतना ज़्यादा नया क्वेश्चन नहीं है, बट जस्ट प्रिपेयर्ड विद दिस क्वेश्चन। I hope you guys are very much clear with this particular question whatever we have discussed right now, and मुझे लगता है कि this 60 minutes should be enough right now for discussion of this particular RTP. In next session we will stop here for the time being, and in next session we will discuss the further questions from your question number 6 onwards. Clear with this? चलो, आई होप बच्चा आपको ये सब चीज़ें पसंद आई है, एंड प्लीज़ लाइक कीजिए इस वीडियो को, शेयर कीजिए इस वीडियो को, एंड अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लिए चैनल को। काफ़ी सारे क्वालिटी वीडियोस आपके लिए, आपके नॉलेज बैंक के लिए रेडी है, आएंगे, जल्द ही आएंगे। प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, एंड लाइक करके शेयर भी करना जरूर कीजिए, जरूर कीजिए। ठीक है बेटा, दैट इज़ वॉट माई मोटिवेशन फैक्टर, दैट इज़ वॉट माई रिसोर्स, दैट इज़ वॉट माई सोर्स ऑफ माई एनर्जी टू वर्क हार्ड फॉर ऑल ऑफ यू। टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, बी पॉजिटिव, बी कॉन्फिडेंट, अच्छे से पढ़ाई कीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में विद डिस्कशन ऑफ द फर्दर क्वेश्चंस। अगर कुछ क्वेरी है तो बिंदास डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो भी कॉन्टैक्ट नंबर आप चाहोगे उस पर आप मुझे कनेक्ट कर सकते हो। आई विल बी देयर फॉर ऑल ऑफ यू। टेक केयर, बाय बाय।